इंडस्ट्रियलाइजेशन आज के युग में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी जरूरी है क्योंकि आज के युग में बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से प्रोजेक्ट बनकर प्रोजेक्ट जनसंख्या क्योंकि बढ़ रही है उन सभी के लिए आवश्यक होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से हम बहुत ही जल्दी प्रोजेक्ट बन जाते हैं जिसकी वजह से जनसंख्या की आवश्यकताएं की पूर्ति हो रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पोल्यूशन कितना बढ़ रहा है। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में उनको नाक पर मास्क लगा के घूमना पड़ता है और अगर मास्क निकाला तो उस वजह से 30% लोगों की तो जान ऐसे चली जाती है पोल्यूशन की वजह से। जनाब मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट के नए रूल के हिसाब से अगर कोई इंडस्ट्रीज प्लान आउट होती है तो जितना फॉरेस्ट एरिया का नुकसान होता है उतने ही उन्हें प्लांट्स और ट्रीज लगाने पड़ते हैं। और दूसरी चीज बात आपने की एयर पोल्यूशन की, तो मैं आपको बता दूं कि एक चीज और कंपलसरी हो गई है कि कोई सी भी इंडस्ट्रीज में से अगर स्मोक निकलती है तो उसके नीचे फिल्टर लगा दिया जाता है और फिर वो टॉल चिमनीज की मदद से ऊपर एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है जिनसे एटमॉस्फेयर को अब कोई हानिकारक नहीं है। आप जानते हैं विश्व बैंक के जरिए 2050 में भारत एक ऐसा देश होगा जहां हवा, पानी और जमीन और वनों का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें दोष इंडस्ट्रियलाइजेशन का नहीं है, इसमें दोष इंडिया की बढ़ती हुई पॉपुलेशन का है और इस पॉपुलेशन की नेसेसिटीज को कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। आज हमारी सबसे आवश्यक चीज है खाना, कपड़ा और जीने के लिए तो कपड़े का आप एग्जांपल लीजिए। कपड़ा आप बिगर इंडस्ट्रियलाइजेशन के आप कपड़ा नहीं बना सकते। और इंडस्ट्री से बहुत सारे पोल्यूशन भी होते हैं, नॉइज पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। जनाब मैंने आपको इस पॉइंट की स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि एयर पोल्यूशन के लिए आज अब कंट्रोल बना दिया गया है जिससे कि पोल्यूशन नहीं होता। सिर्फ एयर पोल्यूशन के लिए वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन उसका क्या? इंडस्ट्रियलाइजेशन ये कल ही मैंने ये बात सुनी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो आपने बात की वाटर पोल्यूशन की, तो पहले तो इंडस्ट्रीज का जो भी सीवेज रहता था, जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता था, वो इंडस्ट्रीज वाले पानी में डाल दिया करते थे। लेकिन अब बंजर जमीन, जो आप जानते हैं बंजर जमीन, जहां पर बंजर जमीन होती है वहां पर ये वेस्ट प्रोडक्ट डाल दिया जाता है जिससे जमीन को और पानी को कोई हानि नहीं होती। जो बड़े बड़े मालिक रहते हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के, वो दूसरों की जमीन लेकर उनका हड़प लेते हैं और उनकी जमीन ले लेते हैं और उसमें इंडस्ट्री बना लेते हैं और उसे फ्रॉड करते हैं और वो कंप्लेंट भी नहीं कर सकते जो जिनकी जमीन रहती है, उनको झांसे में ले लेते हैं। लेकिन वो इंडस्ट्री यूजफुल कितनी होती है। और मैं आपको बता दूं कि किसी की जमीन हड़पी नहीं जाती है, किसी की जमीन हड़पी जाती है। सरकार ने रूल बनाए हैं और रूल को फॉलो सभी को करना पड़ता है, रूल को तोड़ नहीं सकता। आप बोल रहे हो जबरदस्ती करते, जबरदस्ती मतलब होती है गुंडागर्दी। पुलिस में कंप्लेंट करो, ये तो इलीगल है। जो इंडस्ट्री बनाते हैं उनके पास जमीन के पेपर होते हैं और वो सरकार से परमिशन लेने के बाद ही इंडस्ट्री बनाते हैं, ना कि किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती करने के बाद बनाते। और जो अनपढ़ लोग रहते हैं उनसे बेफालतू उनका जो अंगूठा छाप पवा लेते हैं। अनपढ़ लोग रहते हैं तो उन्हें पैसे भी देते हैं और हर जगह अनपढ़ लोग नहीं रहते। उनको 10,000 रुपए में बस बना देते हैं कि तुम 10,000 रुपए लो और जाओ अपनी जमीन दे दो और वहाँ इंडस्ट्री बना लो और काम करो, और जो 1,000 करोड़ रुपए कमाते हैं और उनका ब्लैक मनी अभी भी घर में रखा है उनके। जनाब पहली बात, इंडस्ट्रीज में ब्लैक मनी नहीं होता, ब्लैक मनी होता है बिजनेस में। इंडस्ट्रीज में कोई से भी अगर प्रोडक्शन या कितनी भी उसकी जो इनकम रहती है वो गवर्नमेंट के द्वारा निश्चित रहती है। आप इतना % इस प्रोडक्ट पे कमा सकते हो और वो सब गवर्नमेंट की निगरानी में होता है। जब नोटबंदी हुई तो इतना ब्लैक मनी कैसे निकला उनके पास, इंडस्ट्री वाले लोगों के पास? क्या आप एक भी इंडस्ट्रीज के मालिक का एग्जांपल बता सकते हैं जिसके पास से ब्लैक मनी निकला हो? ज्यादातर पॉलिटिशियंस के पास से ब्लैक मनी निकला है। अगर आपके पास किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है तो कृपया उस मुद्दे को आप सबके बीच में ना रखिए। आप जानते हैं उद्योगीकरण की वजह से 30 नदियों का पानी पोल्यूट हो रहा है और उस नदियों पर 60% बांध लगा दिए गए हैं जिसकी वजह से 50% मछलियां कम हो गई है। जी अभी मेरे दोस्त समापन भाई ने बोला है कि इंडस्ट्रियों में से निकलने वाला सीवेज और जो कि गंदा पानी, हम हिंदी में बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, गंदे पानी को बंजर जमीन के ऊपर छोड़ा जाता है और बंजर जमीन किसी भी हाल में मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं होती। बंजर जमीन पर खेती नहीं की जा सकती और सारा गंदा पानी जो कि फैक्ट्रियों में से निकलता है उसे बंजर जमीन के ऊपर छोड़ दिया जाता है। और सरकार ने लॉ बना दिए
कि कोई भी इंडस्ट्री अपना गंदा पानी, सीवेज का गंदा पानी नदियों में नहीं छोड़ सकते, इसके ऊपर बैन है। अभी आपने स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, तो इसके तहत कतई भी आप जो बोल रहे हैं सही नहीं है। और इंडिया में 10% बंजर लैंड है, इंडिया में 10% ऐसा लैंड है, सोचिए 10% ऐसा लैंड है जहाँ जो किसी भी यूज में नहीं आता, ना उस पर घर है, उस मतलब किसी भी तरह से उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर हम वही सीवेज को अगर उस बंजर लैंड पे डालेंगे तो कम से कम यूज तो होगा, कम से कम उससे किन लोगों का भला तो होगा। और जो खेती करते हैं उनकी जमीन पे बना देते हैं इंडस्ट्रीज को, तो वो खेती कहाँ से करेगा, वो कमाएगा कहाँ से? इंडस्ट्री बना देंगे और उनका मालिक कमाएगा और उनका बेरोजगार हो जाएगा। अब मेरी बात सुनिए, आपने बोला खेती कर रहे, ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं किसान, वो खेती करता है, वो कपास उगाता है, कपास मतलब समझते हो रुई, कपास की खेती करता है। अब वो कपास की खेती करेगा, पूरा कपास को सिर्फ कपास ही उगाता रहेगा, सिर्फ रुई बनाता रहेगा। अब जब तक उस रुई को हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में नहीं भेजेंगे, जब तक उस रुई से धागा नहीं बनाएंगे, जब तक धागे से कपड़ा नहीं बनेगा, और वो रुई जब तक मनुष्य के लिए उपयोग नहीं होगी, तो ऐसी खेती करने से फायदा ही क्या? अब आप बोल रहे हो कि जमीन ही, ठीक है जमीन नहीं है, लेकिन जमीन को इंडस्ट्री बनाई है। अर्बनाइजेशन का एग्जांपल ले लो आप, ठीक है, वो इंडस्ट्री बनती है। आपने बोला कि एक किसान से उसकी जमीन ले ली, अब उस किसान से जमीन ले ली, अब उसको वो फैक्ट्री बनेगी, वो फैक्ट्री के अंदर हजारों वर्कर आएंगे। सोचिए एक का एम्प्लॉयमेंट गया है तो 1000 व्यक्ति और कितने एम्प्लॉय होंगे, उसकी वजह से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। फैक्ट्री बनती है, मजदूर लगेंगे, रुई बनती है, मजदूर लगेंगे, तो कितना सारा कितना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सोचो रोजगार कितना बढ़ेगा, और जहां रोजगार बढ़ा वहां हमारा देश ऊपर ही पहुंचेगा। और आप बताओ आज के इस युग में कौन बिगर प्रोडक्ट या कौन भी किसी बिगर चीज की रह सकता है? आज हमने जो कपड़े पहने वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन, आज हम जिस इस मल्टीपर्पज हॉल में बैठे हैं वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, आप जिस चेयर के ऊपर बैठे हैं वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल है। और आपने अभी रुई की बात की, और पहले लोग अपने हाथ से बनाते थे कपड़े, स्वेटर से अपने हाथ से बनाते थे। हाथ से बनाते तो पहले जनसंख्या इतनी थी क्या? आज कितनी जनसंख्या है, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ। टाइम पहले का टाइम अलग था, पहले लोग कम थे, जनसंख्या कम थी, इतने रिसोर्सेस नहीं थे। आज जनसंख्या कितनी बढ़ गई है, अब इन लोगों की जरूरत को पूरी कौन करेगा? वो पहले आप बोलो तो पहले के जमाने में धागा बनता था चरखे से। और आपने एम्प्लॉयमेंट का बोला था। हाँ, तो जो अनपढ़ लोग हैं तो उनको कैसे मिलेगा? उन्हें पैसे पता नहीं, उन्हें कम दे दिया, उनको पता नहीं है कि पैसे। जनाब आजकल इतना अनपढ़ भी कोई नहीं होता है, एक बार याद रखना सब, और गवर्नमेंट सबको बराबर ही देती है। इंडस्ट्रीज की बात हो रही, प्राइवेट नहीं की गवर्नमेंट की। तो प्राइवेट इंडस्ट्री में भी आप कर सकते हो, केस कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है अनपढ़ व्यक्ति को ही पैसा मिलेगा, अब वो मजदूरी करेगा तो उसे पैसा तो मिलेगा ही, उसके टैलेंट के हिसाब से मिलेगा। अब सिविल इंजीनियर है कोई, तो हाँ उससे अच्छी सैलरी मिलेगी। अब कोई मजदूर है तो उसे कम पैसे मिलेंगे। ये नहीं है कि पैसे ही नहीं मिलेंगे, उसके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आप जानते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से 122% चिड़ियों का अस्तित्व खतरे में है, और जिसमें से 28% हमारे इंडिया में है। 122% पक्षियों का। परसेंट से तो ज्यादा कुछ होता ही नहीं, तुम 122% ला रहे हो। 122% कैसे हो सकता है कुछ? अगर आपके पास किसी चीज की सही जानकारी ना हो तो कृपया करके गलत जानकारी ना दें। Industrialization, what impact does it give on the lifestyle and environment of the society? So, lifestyle, migration and environment, on environment. आज इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आपने बाइट टीचर ने भी बोला लाइफस्टाइल की, तो मैं आपको बता दूं इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से इंडिया में चालू हुई है, जो टॉपिक मैंने बोला उस पर सो इंडस्ट्रीज की वजह से लाइफस्टाइल पे कितना असर पड़ा है। पहले के लोग कैसे रहते थे और अब के लोग कैसे रहते हैं।
आप इंडिया का ही एग्जांपल दे दीजिए। इंडिया पहले 28th पोजीशन पर था। कौन सी पोजीशन पर था? 28, और अब इंडिया 7th पोजीशन पर है। ये सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हुआ है। आप जानते हैं उसकी वजह से एनवायरमेंट में कितना वो हुआ है, और लोग हम गलत समझते हैं जो वो कपड़े या फिर वो क्लोथ्स पहनते हैं, उसकी वजह से लोगों को कितना गलत समझते हैं और उन्हें गलत नजर से देखते हैं। जानते हैं आप, लाइफ स्टाइल की वजह से। कि पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इंडस्ट्रीज में सिर्फ वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े नहीं बनते, इंडस्ट्रीज में बनती है साड़ियां। तो साड़ियों में कौन गलत दिख रहा है? कल्चरल ट्रेंड बनता है। अगर इंडस्ट्री नहीं होती, आपको बता दूं जनाब, वहाँ पे लेगी वेगी सब बनता है, आगे शॉर्ट सॉन्ग भी बनते हैं। तो आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? वही तो पता चला कि इंडस्ट्री का हमें कपड़े प्रोवाइड करती है। वही तो हो रहा है कि इंडस्ट्री की वजह से ही तो हमें हमारी रोजमर्रा की हेलो मुझे आप मुझे बताइए कि नेचुरल चीजें जो रहती है उन्हें छोड़कर कौन सी की मिलती है? बताइए। नेचुरल चीजें नहीं होनी चाहिए। वुड मिलता है हमें, वो नेचुरल चीजें ना। ऐसी कोई सी एक चीज बता जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो अननेचुरल है और हम इंडस्ट्रियल तो आपकी छुट्टी यही बताती है हमें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपकी छुट्टी यही बता रही है, आपकी खामोशी यही बता रही है हमें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे देश के लिए कितना आवश्यक है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया है। सिल्क वॉर्म है। टीचर सम्या पीछे आप बता दीजिए एग्जांपल। वही तो बोल रहे हैं, होते ही नहीं। अगर इंडस्ट्री नहीं होती तो 15 मिनट का है। आज हम जूते पहनते हैं, 2 मिनट और बचे। देखो काट के बनाते वो चीजें। Now, the impact on migration and employment. गांव से शहरों की ओर क्यों पलायन किया जाता है? ठीक है, गांव से शहरों की ओर क्यों पलायन किया जाता है? आपका औद्योगिक क्रांति से रिलेटेड है, गांव से शहरों की ओर क्यों पलायन किया जाता है? और भी 2 मिनट 5 गांव से शहर की ओर पलायन 2 चीजों के लिए किया जाता है। पहली एजुकेशन और दूसरी उनकी इनकम बढ़ाने की। जब तक हमें एजुकेशन नहीं मिलेगी, जब तक हम गांव को भी डेवलप नहीं कर सकते। हम शहर में जाएंगे, हमें एजुकेशन मिलेगी, जब भी तो हम गांव को डेवलप कर सकते हैं। आज किसी भी गांव का डेवलपमेंट हो रहा है तो वो सिर्फ एजुकेशन की वजह से, और एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन के लिए हमें सिटीज में जाना ही पड़ता है। आप जानते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पीपल जो लोग और रहते हैं वो अपना गांव छोड़ देते हैं, पैसे कमाने के लिए दूर जाते हैं वही और उनका परिवार वही का वही रह जाता है, उनका गांव वही का वही रह जाता है। लेकिन वो बाहर जाके एजुकेशन को मिलती, एजुकेशन से वो गांव को तो चेंज कर सकते हैं।
अगर वो गांव में ही पड़े रहेंगे तो उस विलेज का डेवलपमेंट कैसे होगा? उस विलेज के डेवलपमेंट के लिए आपको सिटी में जाना ही पड़ेगा। सिटी से नई नई चीजों को लाके आपको विलेज में उनको स्थापित करना होगा, जिससे विलेज का डेवलपमेंट हो। आपने कहा कि एजुकेशन के लिए शहर में जाना पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सेंट पॉल स्कूल भी है गांव में ही है, शहर नहीं है, गांव में ही है सेंट पॉल स्कूल भी। तो मैं आपको बता दूं, आप एजुकेशन की बात हो रही है, उसके आंसर दीजिए जनाब, आप आपके मुद्दे समझ रखिए। एजुकेशन का ही बोलेंगे। मैं आपको बता दूं, सेंट पॉल स्कूल है तो आप खाली 10th तक पढ़ोगे, 10th के बाद आप नहीं पढ़ोगे आगे, आप कॉलेज नहीं जाओगे। ज्यादा से ज्यादा आप 12th तक पढ़ लोगे, आपको कॉलेज में तो बाहर जाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे गांव में सरकारी स्कूल में एक बोले, यहाँ पे आपको पता है जाना, और जावर में एक तहसील ही है, तो गांव नहीं है, ये भी एक तहसील बन तो चुकी है। शहर नहीं है। तो शहर नहीं है तो क्या हुआ? तहसील तो है। अब आपके मुद्दे से भटक रहे हैं जनाब। जावर एक टाउन में आता है, और आपने बात की विलेज से सिटीज की, तो जावर एक टाउन में आता है, और जावर कोई विलेज नहीं है, तो शहर भी नहीं है।